कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी ही तो चले हैं नई मंजिल की ओर, एक पन्ना खत्म हुआ तो क्या, अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक नया लेक्चर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी, और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, उससे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किस चीज की, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए गए थे। तो दो छोटे छोटे होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए थे। पहला होमवर्क क्वेश्चन ये था कि एक हमारे पास एक क्यूब है जिसका साइड है ए, इसको 4 पार्टीशंस में अगर डिवाइड किया जाए तो ये जो टॉप मोस्ट पार्टीशन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर का, वहां पे कुछ लिक्विड भरा हुआ है A/4 हाइट तक, और लिक्विड की जो मास है लिक्विड का वो है m। और फिर यहां इसके बॉटम पे एक होल कर दिया गया, नीचे वाले पार्टीशंस दोनों को मिला रखा है, तो पानी बह के जो है नीचे सेट हो जाएगा। तो आपसे पूछा है, जब ये होल किया तो पानी जब नीचे गिरने लगा तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। और जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए माइनस ऑफ डेल्टा यू इज व्हाट इट इज द वर्क डन। कुल मिला के हमें और कुछ नहीं, बस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है और उसी के आगे माइनस साइन लगा देना है। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो यही ग्राउंड लेवल जो है, इसी को मैं रेफरेंस ले लेता हूं अपना। रेफरेंस मतलब मैं हाइट जो है वो यहीं से मेजर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। खैर, यहाँ पे रेफरेंस को कहीं भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरीके से डिफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं। डिफरेंस रेफरेंस के इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन आप साथ साथ ये भी जानते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती तो फिर रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि कहां लिया जाए। तो ग्रेविटी वाले केस में जैसा कि आपको बताया गया था कि रेफरेंस जो है वो अर्थ के सरफेस को ही हम रेफरेंस मान के चल लेते हैं जब हम mgh के फॉर्म में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखा करते हैं। अब बात यहां पर ये आ रही है कि यहां पर ये हाइट कितनी है भाई साहब। तो देखो, ये जो हाइट है ये अपने पास है A/2, और फिर ये पानी भरा हुआ है A/4। तो इसका मिड पॉइंट कहां आएगा, वो आएगा कुछ A/8 प्लस A/2 हाइट ऊपर बॉटम से। भाई ये A/2 और फिर A/4 का भी आधा जो हो जाएगा A/8। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको जो चीज दिख रही है वो दिख रही है, ये आ जाएगा 5A/8। तो ये इसकी आ जाएगी हाइट। तो अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि भाई आपको बताना है क्या, आपको बताना है यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देंगे कि mg और 5A/8। ठीक है, हाइट देख ली मैंने रेफरेंस से A/2 प्लस A/8, A/4 का आधा, क्योंकि मिड पॉइंट पे रहता है। आपको बताया था कल इफेक्टिव पॉइंट, एच इफेक्टिव देखना होता है तो वो मिड पॉइंट का दिखेगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म शेप्स की। तो यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। अब बात ये आती है कि जब यही पानी नीचे सेटल होगा, यही पानी जब नीचे सेटल होगा, ये कितनी हाइट में सेटल होगा वो देखना है। तो ये एच हाइट मुझे पता करनी है। अब ये एच हाइट अगर मुझे पता लग जाए तो बड़े आसानी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं कि mgh/2। तो कुल मिला के मुझे निकालना क्या है, यहां पर h निकालना है। और h कैसे निकालेंगे हम, h निकालेंगे वॉल्यूम को कंजर्व करके। कंजर्व मतलब वॉल्यूम जो है वो तो चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम जो अपना इनिशियल था वही जो है वही वॉल्यूम फाइनली भी रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम हम कितना बोलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास बेस एरिया, तो ये A/2, ये भी A/2, सॉरी ये A/2 नहीं है, ये A है, ये A/2 और ये A, ये लेंथ कितनी है, A क्यूब बोला था ना मैंने, क्यूब। बेस एरिया आ जाएगा A²/2, हाइट है A/4। वॉल्यूम जो अपने पास आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है A²/2 बेस एरिया इंटू हाइट जो है A/4। जब आप इसके ऊपर की बात करेंगे तो यहां का बेस एरिया A इंटू A, क्या आ जाएगा A², और हाइट हमारे पास कितनी है, h। यहां से बड़े ही आसानी से आपको पता लग जा रहा है कि h जो है आपका आ रहा है A/8।
एच आ रहा है कितना, वो आ रहा है a/8, ठीक है। तो अरे एक मिनट, a/8 कैसे आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है, ना कुछ गड़बड़ करी है मैंने, कि a/8 तो का भी a/4 था, तो ये अच्छा ठीक है ना, h अपने पास a/8 आया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। h अपने पास कितना है, a/8, तो a/8 को यहां रख दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा mg a/16। अब डिफरेंस ले लो, और कुछ खास इसमें बचा नहीं है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, माइनस साइन लगा लो, मतलब u फाइनल माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना, ये आपको कर देना है, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल विद अ नेगेटिव साइन, या अगर आप ऐसा लिखना चाहें कि u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो भी आप लिख सकते हैं। u इनिशियल की वैल्यू आपको बता दी गई है, u फाइनल की वैल्यू आपको बता दी गई है, और आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। अगला सवाल जो आपसे पूछा था यहाँ पर, जो होमवर्क में आपको दिया था, वो सवाल ये था कि यहाँ पर एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एक एंड उसका फिक्स्ड है एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू द मास m, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू। यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो कितना दिया गया है, वो म्यू दिया गया है, और बोला है कि ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया है जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। एंगल अपने पास ये जो है वो 45 डिग्री दिया गया है, और मास जो है वो 20 kg दिया गया है, के की वैल्यू दे रखी है, और जी अपने को दिया गया है। तो हमें मैक्सिमम स्पीड जो है हमें बतानी है, तो सारी चीजें अपने को गिवन है, म्यू गिवन है, एम गिवन है, के गिवन है, जी गिवन है। एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये होगा कैसे सॉल्व। इस सवाल को अगर मैं देखता हूं तो अपने को ये समझ में आ जाता है कि ये जो ब्लॉक है और ये स्प्रिंग जो है, तो ये ब्लॉक को यहां से रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, 0, और हमें बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कहां होगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड वही होगी जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब अगर आपको समझ में आती है बात, जब तक ये एक्सेलरेट होता रहेगा तब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, जैसे ही एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा वैसे ही स्पीड जो है बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम जहां आएगा वहां पर इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम पे जाके वो रुकेगा नहीं, इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 होता है, ना कि वेलोसिटी। हाँ ये एक अलग बात है कि अगर उसको वहां पे रोक दिया जाए तो वो रुका भी रहेगा। खैर यहां अगर अभी आप देखोगे तो क्या क्या जो है चीजें होंगी यहां। मान लीजिए ये कुछ x डिस्टेंस चल गया, अब x डिस्टेंस अगर ये चला है तो एक तो देखो इक्वेशन आप वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा रहा हूं मैं, क्या बोलूंगा भाई, जिन जिन ने भी वर्क किया मैं वो सब चीजें यहां पे लिख दूंगा। तुम कहोगे सर देखो यार इधर स्प्रिंग वर्क कर रही है, मैं कहूंगा बिल्कुल कर रही है। तुम कहोगे सर जी देखो नॉर्मल का भी वर्क आना चाहिए, क्या पता फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी भी है, और कौन कौन से फोर्स है, फ्रिक्शन भी है, और कोई तो फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये आ जाएगा सर के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। अब आप जानते हो कि नॉर्मल का जो वर्क आएगा वो आएगा 0, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है। स्प्रिंग का जो वर्क आएगा वो आ जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटी का जो वर्क आएगा तो आपको बस ये देखना है कि वो कितना नीचे आया। तो अगर ये x इधर चला है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x साइन थीटा, मैं लिख दूंगा एम जी एक्स साइन थीटा, एम जी इंटू एच, और नीचे आया है तो पॉजिटिव। फ्रिक्शन क्योंकि पीछे लगेगा और वो कितना लगेगा, वो लगेगा म्यू इंटू एन, या आप बोले तो म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन जो आएगा, फ्रिक्शन का वर्क जो आएगा वो आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन, ये आपका आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। और यहां से आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 0। अभी आपके पास क्या अननोन है, आपके पास जो अननोन है वो सिर्फ और सिर्फ x है, और x कैसे मिलेगा, x मिलेगा कि उस पोजीशन पे है इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होने की वजह से यहां पे फोर्स लग रहा है kx, इधर लग रहा है म्यू n, और इस डायरेक्शन में लग रहा है mg साइन थीटा। तो आप बड़े ही आसानी से ये लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू kx प्लस म्यू n, जो कि है mg कॉस थीटा, और इधर से k निकाल सकते हैं, उठा के यहाँ पटकना, आंसर सीधे से आ जाएगा जो भी आंसर होगा, है ना। अब ऐसा मत बोला सर पूरा सॉल्व करके बताओ, भाई ऐसा थोड़ी ना, कैलकुलेट तो तुम भी कर सकते हो ना, बस मेन इक्वेशन ये तुमने लगाई कि नहीं। हाँ
आप ये भी कई जने इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि वो बोलेंगे सर हम तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हमने, है ना, जो मैंने आपको कल बताया था। सर जी हमने तो क्या किया ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, हमने कह दिया कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, और मैं यहां पर एनर्जी लॉस भी कंसिडर कर रहा हूं, मतलब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं एनर्जी कंजर्व रहेगी। भाई देखो मैकेनिकल एनर्जी की जब बात करते हैं तो उसका मतलब है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन, लेकिन जब आप अगर टोटल एनर्जी की बात करो तो टोटल एनर्जी में फिर जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, क्रिएट नहीं की जा सकती है। एनर्जी क्या हो रही होगी, एनर्जी कहीं ना कहीं से आ रही होगी, है ना, कहीं ना कहीं से आ रही होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। इवन न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप कहेंगे सर मास से एनर्जी जो है क्रिएट हो जाती है, तो मास भी एक तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ना। मैटर अभी तक मतलब इस लेवल पे तो आप यही बोलेंगे कि हाँ मैटर अलग है और एनर्जी अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैटर और एनर्जी ये भी दोनों एक ही है ना। जस्ट एक मतलब एक लॉजिक जो मैं देना चाहूं, जैसे मान लो कोई कहे कि देखो आइस अलग है पानी अलग है ना, बात सही है, आइस बिल्कुल अलग है पानी अलग, लेकिन अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो आइस जो है पानी का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। तो आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं कि एनर्जी जिसमें कहीं भी मैटर नहीं होता है, मटेरियल नहीं होता है, मास नहीं होता है, ठीक है, तो वो एनर्जी को ही जब आप एक तरीके से कंडेंस्ड मतलब ये नहीं है कि इसको ठंडा कर दिया, ठीक है, तो एनर्जी जो है एक मास जो है वो एक तरीके से एनर्जी का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट उसको ठंडा कर दिया हो जैसे, है ना, लेकिन आप ये समझे कि जिस तरीके से बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकती है, सेम कहानी एनर्जी के साथ भी है कि मास से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। खैर मैं पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहां से कहां निकल गया, वापस मैं यहीं आ जाता हूं। तो कहने का मतलब मेरा ये था मेन मुद्दा कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कभी भी उसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट लूज हो गया होगा, तो वो जो लूज हुआ है वो किसी चीज में तो गया होगा, हीट में कुछ में भी, तो वो लूज हुए पार्ट को भी हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। कहने का मतलब ये कि मैंने कहा ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तुमने बोला ठीक है सर है, मैंने कहा यार यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तुम बोलोगे देखो सर यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनली भी जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कुछ यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो गया होगा, जो कि डिसिपेटिव फोर्स, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ने एनर्जी का लॉस किया होगा, तो उस एनर्जी लॉस को हम यहाँ लिख देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि अच्छा इसको उल्टी तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, मतलब आपकी मर्जी कैसे लिखना पसंद है आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी मेरे पास और पोटेंशियल एनर्जी थी मेरे पास, उसमें से कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो गया, फ्रिक्शन की वजह से जितनी एनर्जी थी उसमें से जो लॉस हुआ वो माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बची हुई काइनेटिक और पोटेंशियल, बस क्या दिक्कत है, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन ही। अब इसको चाहे उधर लिख दो कि इधर लिख दो, आई बात समझ में। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लो 100 एनर्जी थी, 20 का लॉस हो गया, 80 बची। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यार 100 थी, 80 बची है और 20 का लॉस हो गया, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 100 थी, इसमें से 20 का लॉस हो गया तो 80 बची, मतलब 100 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 20 या 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80, बात एक ही है। खैर अब मैं ज्यादा टाइम बर्बाद बिना किए हुए आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं यहाँ पे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने पास है 0, मैंने मान लो इसी को ही रेफरेंस ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने क्या कहा कि ये ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में और ग्रेविटी का रेफरेंस मैंने यहीं पे ले लिया है। और एनर्जी की बात करें अगर हम, तो एनर्जी लॉस कितना लिखेंगे, एनर्जी लॉस हम लिखेंगे माइनस हो रहा है इसमें से कितना, जितना फ्रिक्शन ने वर्क किया, भाई उसको प्लस मत कर देना, बात को समझो। एनर्जी लॉस है तो फ्रिक्शन जितना वर्क करेगा वो एनर्जी लूज होगी, कितना वर्क कर रहा है भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है अपने पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स, इतना एनर्जी का लॉस होगा, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू को माइनस किया मैंने यहां से, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि आप नीचे आ गए हैं तो वो आ जाएगा माइनस का एम जी एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो नीचे कितना है वो आपको देखना है, तो जरा अब इस इक्वेशन को उस वाली इक्वेशन से एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं
क्या हमारे पास चीजें हमें सही दिख रही हैं कि नहीं। तो हाफ के एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होते हैं, इधर ये माइनस का है वहां प्लस का है, तो इसको अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, सही है चलो ठीक। माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा, तो देखो हाफ के एक्स स्क्वायर को इधर लिया है तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का जो अपने को दिख रहा है। एम जी एक्स साइन थीटा माइनस है उधर क्योंकि वो उस तरफ है, इधर लाऊंगा तो प्लस आ जाएगा। और हाफ एम बी स्क्वायर उधर ही पड़ा है, इधर भी उधर ही पड़ा है पॉजिटिव, तो दोनों एक्जैक्टली सेम इक्वेशन है। एक्स आप यहां से निकालेंगे, या तो इस इक्वेशन में पटक दो या उस इक्वेशन में पटक दो, दोनों ही एक ही इक्वेशन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा और उम्मीद है आपने भी इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। बहुत ही एकदम रद्दी सा, इजी सा, बहुत ही फर्जी सा टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने, सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है, कुछ इस पे खास है ही नहीं। तो पहला ये बोल रहा है कि जब आपको फोर्स गिवन है और आपको क्या पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है, तो आप कैसे निकालते हैं। तो भाई साहब आपको बहुत ही पहले ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो डेल्टा यू इज एक्चुअली, अच्छा कौन सा फोर्स, ऑब्वियसली एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो हम, सॉरी फोर्स दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसे निकालेंगे इनिशियल से फाइनल तक। और यू निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, रेफरेंस से उस पर्टिकुलर फाइनल पॉइंट तक आपको एफ डॉट डी एस करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन में डिपेंड करता है कि यार आपका फोर्स कैसा है। हो सकता है कि आपका फोर्स जो है वो आर का फंक्शन आ जाए, हो सकता है आपका फोर्स जो है वो आर का फंक्शन आ जाए, है कि नहीं। अलग से केस बना रखेंगे। देखो मेन चीज ये है कि भाई आपको इंटीग्रेट करना है। अब आपका फोर्स x का फंक्शन है तो ds की जगह dx आ जाएगा। फोर्स अगर y का फंक्शन है तो ds की जगह dy आ जाएगा। फोर्स अगर z का फंक्शन है तो ds की जगह dz आ जाएगा। और आप जानते हैं अगर फोर्स i कैप j y i कैप j कैप और k कैप में लिखा हुआ है तो फिर ds को मैं dx i कैप dy j कैप और dz k कैप ऐसे करके, वर्क हमने देखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, उस तरीके से देख लिख ही देते हैं। फिर ऐसा कर ही लेते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर मैं कहता हूं यहाँ पर कि मान लो केस, वाह भाई वाह, तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो अपने पास जो फोर्स है, फोर्स हमारा कुछ इस टाइप से है कि एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। तो कुछ नहीं करना यार, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो तरीका यही रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, है नहीं। आप कीजिए सीधे सीधे कहां से कहां तक, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट होगा एक्स का, वाई का और जेड का, रेफरेंस पॉइंट पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, रेफरेंस पॉइंट पे जो वाई का कोऑर्डिनेट है, रेफरेंस पॉइंट पे जो जेड का कोऑर्डिनेट है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, जहां पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है, वहां से किसी एक्स किसी वाई और मतलब किसी पॉइंट के एक्स वाई जेड तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यही अगर मैं कहता हूं इसी के साथ, अगर फोर्स जो है मान लीजिए आपका फंक्शन दिया गया है आर का, जैसे कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो वहां पे वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो हम सीधे सीधे एक्स वाई जेड ना लेकर के सीधे डिस्टेंस के फॉर्म में ही रिजल्ट लिख देते हैं, या फिर रेडियस वेक्टर के फॉर्म में जो है वो रिजल्ट लिख देते हैं, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में, या के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका जो है वो ये है कि एफ डॉट डी आर, और कहां से कहां तक, वही रेफरेंस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की आप बात कर रहे हो उस पॉइंट तक की पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस अपने मर्जी के मुताबिक हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कुछ नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के चलेंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये कुछ अपना अपने पास दो केस हुए कि इस तरीके से इंटीग्रेट करके चीजें निकलेंगी। तो अभी बात कर लेते हैं फटाक से, एक सवाल को देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। सवाल एक बहुत ही एकदम रद्दी, एकदम फर्जी, एकदम लल्लू, एकदम पंजू सवाल तुम्हारे सामने पेश है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एफ एस इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, फोर्स आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है, टू दिस फोर्स, रिलेटेड टू दिस फोर्स।
तो सबसे पहली बात तो यह है यार, देखो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन है। अब तुम बोलोगे कंजर्वेटिव कैसे है भाई साहब, फोर्स जो है ये एक्स कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको इंटीग्रेट करने में। वर्क जो होगा इसका वो पाथ पे डिपेंड जो है वो नहीं करेगा, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, है ना। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की होगी उनको शायद दिक्कत आ रही होगी, और कई तो होंगे जो उन्होंने शायद पिछली क्लासेस अटेंड की है लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही हो, मतलब रिवाइज प्रॉपरली नहीं किया होगा। तो यहां पर आप इसको कंजर्वेटिव ही मानते हुए चलेंगे और आपको बस कुछ नहीं, आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ, मतलब वर्क निकालना एक तरीके से विद माइनस साइन। अब तुम बोलोगे सर यहां हमें कहीं रेफरेंस तो बताया ही नहीं गया है। वैसे मैंने तुम्हें बताया है कि रेफरेंस जब नहीं दिया हो तो ऐसी इंफिनिटी को रेफरेंस लेते हैं, या फिर ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर फोर्स जो है आपका 0 आ रहा हो, है ना। लेकिन बिल्कुल सही जो आंसर होगा इसके हिसाब से, क्योंकि इसने मुझे रेफरेंस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं बिना रेफरेंस के इंटीग्रेट करूंगा, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो याद रखना दोस्तों, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस पे क्या लिखा है। इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अभी मैं यही मान के चलूंगा कि भाई हमें बताया नहीं गया है कि रेफरेंस कहां है, तो मैं अपनी मर्जी से कहीं ले नहीं सकता, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कभी कहते हो अपनी मर्जी से वहां ले लो, कभी कहते हो मर्जी से ले नहीं सकता। मैंने कहां बताया, देखो ग्रेविटी वाले केस में अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अर्थ के सरफेस को रेफरेंस लेके चलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर ग्रेविटेशन में जब अपना दो पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है Gm1m2/r², वहां इंफिनिटी को रेफरेंस लेके चलेंगे, Kq1Q2/r², वहां भी इंफिनिटी को रेफरेंस लेके चलेंगे। और कई बार आपको ऑप्शन भी देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। खैर ना यहां पर कोई ग्रेविटी की बात हो रही है, ना ही कोई ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है उसकी बात हो रही है, ना ही हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया हमको इन्होंने नहीं बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में रेफरेंस कहां है उसका, तो हम सीधे सीधे इसे इंटीग्रेट कर देंगे और हम कहेंगे कि f इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 2x² और dx, और इनडेफिनेट इंटीग्रल के हिसाब से ये जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x³ प्लस c। तो मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में मतलब ऑप्शन में आपके पास कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ए, पोटेंशियल एनर्जी इज मान लो 2x³ प्लस 3 प्लस c, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको -2x³, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको -2x³ प्लस 3 प्लस c, और चौथा मान लीजिए दिख रहा है आपको नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज, है ना। तो भाई आपको ये समझ के चलना है कि इसका जो बेस्ट आंसर है, हो सकता है तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो, है ना, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर है वो है ये। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को कह दिया है कि भैया देखो रेफरेंस पॉइंट दिया नहीं गया, इसलिए तुमको एक ऑप्शन दिया गया ये वाला, क्योंकि रेफरेंस तुमको पता नहीं। हाँ, अगर यहां पे मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर मैं नन ऑफ दीज पे जाता, तो भी मैं इसको टिक नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर मान सॉरी अगर मान लो कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि सी की जगह यहां पर या मान लो कुछ और, जैसे समझ रहे हो, एक तो ये ऑप्शन होता, एक ये ऑप्शन होता, और कुछ और चीजें आ जाती, नन ऑफ दीज ना दे करके कुछ और आ जाता, तो फिर मैं इसको, तब ये बेस्ट आंसर होता। ध्यान रखना, इस आंसर को मैं तभी चूज करूंगा जब नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में नहीं है और ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में तो दिस इज द बेस्ट आंसर, ये ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा है कहीं भी, ये है कुछ और है और फिर नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज इज द बेस्ट आंसर। और अगर ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, ये है और कुछ दो और रिजल्ट आपके पास लिखे हुए हैं उठपटांग से, दिस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। खैर आईआईटी में कभी आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करेगा, है ना। बोर्ड वाले मतलब स्कूल लेवल पे शायद आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे आप ऐसे ही जानते हो यार, मतलब स्कूल लेवल मतलब मैं कहने वाला था जो कई बार होते हैं ना कुछ स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, सीईटी वीईटी, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में सीईटी होता है, ऐसे हर स्टेट में अलग अलग अगर कहीं होते हो तो वहां वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। आईआईटी का भी इस टाइप की जो है लोकल बातें नहीं करेगा। आईआईटी हमेशा जो है, पहली बात तो इतना लोकल सवाल देगा नहीं, है ना। हाँ, मेन में कभी आ जाए इजी सवाल तो आप जानते हो कि यार इसको टिक करना है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और बात करते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि फाइंड डेल्टा यू व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x=1 टू x=3 टू x=3।
इसके लिए ये ऑब्वियसली पिछले वाले सवाल का ही हिस्सा है, 3 सवाल बैक टू बैक है, पिछले वाले सवाल का ही है, रिलेटेड टू द प्रीवियस। तो आपसे पूछा यार डेल्टा यू निकालिए आप, तो हमने कहा ठीक है डेल्टा यू निकाल देते हैं हम। अब आप बात को समझना कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए एक्स पे, तो आपने इसको कितना लिख दिया है, ये आपने लिख दिया है माइनस का 2x क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई पॉइंट है जिसको मैं x इनिशियल कहता हूं, तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये आएगी, और अगर किसी पॉइंट को मैं कहता हूं कि x फाइनल, तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये आएगी, ऑब्वियसली प्लस सी भी आएगा। लेकिन जब आप माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, आपको निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब होता है फाइनल, किसी भी चीज का डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं आपको कि भैया यार बताओ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना आएगा, तो यहां से वो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि वो आ जा रहा है आपके पास कितना 2/3 और x फाइनल का क्यूब माइनस x इनिशियल का। यहां जो आंसर आएगा उसमें ये यहां से यहां गया, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। मतलब आपका जो इस सवाल के हिसाब से, वैसे आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, डायरेक्टली यहां से यू इनिशियल निकाल लेते, यू फाइनल निकाल लेते, वो मैं कर सकता था जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए, है ना। इन लाइंस की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे कि यू फाइनल आपके पास कितना है, यू फाइनल आपके पास यहां वैल्यू में आप क्या डालेंगे 3 डालेंगे, ठीक है ना, और ऐसे ही इनिशियल में x की जगह आप 1 डालेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इतना जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। यहां तक मेरे हिसाब से कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखो अगला सवाल, अब कह रहा है कि इफ u इज 0 एट ओरिजिन। अब इसने कह दिया कि भाई साहब आपका रेफरेंस जो है ना वो कहां पे 0 लिया गया है, ओरिजिन पे, सॉरी रेफरेंस पॉइंट कहां पे लिया गया है, रेफरेंस का मतलब ही 0 होता है, तो रेफरेंस कहां लिया गया, रेफरेंस अगर ओरिजिन पे लिया गया है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ अब मैं बता सकता हूं कि कहां पर मेरा जो है फंक्शन डिफाइंड है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि जैसे आपने कहा कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मैंने कहा फाइनल पॉइंट को मैंने कोई भी एक्स ले लिया और इनिशियल पॉइंट को मैंने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, जो कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फॉर्मूला अपने पास आ रहा है माइनस का 2/3, अंदर है एक्स फाइनल का स्क्वायर और एक्स इनिशियल का स्क्वायर। बस ये हमारे पास जो है यहां से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 2/3 x क्यूब, ठीक है। ये इस तरीके से आप बड़े आसानी से जो है चीजों को निकाल सकते हैं। यहां मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ हुई होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था, बहुत ही बेसिक चीजें थी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो आपको क्या कर देना होता है, आपको कर देना होता है इंटीग्रेट, बस, और कुछ खास नहीं। अब जैसे यहां ये दे दिया, अब पूछ रहा है बताओ यू कितना होगा, वही इंटीग्रेट करो, रेफरेंस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ नहीं, प्लस सी लिख देंगे। इंटीग्रेट करेंगे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स आई कैप। तो आपको पता है कि इस केस को आप ऐसा हैंडल करते हो कि एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी एक्स, है ना। एकदम बच्चों वाली कहानी है ये, इसमें कहीं कुछ भी बकवास नहीं है कि मतलब कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। एकदम रद्दी, मतलब रद्दीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब है ना, क्या ही बोलूं इसको मैं भाई, ऐसे क्वेश्चन मतलब कहते हैं ना कि वो हलवा क्वेश्चन होते हैं, हलवा, मतलब फ्री के नंबर होंगे अगर ये आ जाएंगे तो पेपर में, ऐसा कुछ क्या है, फ्री के नंबर मतलब बिना मेहनत के नंबर, कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, मतलब जैसे कि भाई सेंटा क्लॉस आके गिफ्ट बांट रहा हो वैसे ही आके यहाँ पे नंबर बांटे जा रहे हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस अभी इंटीग्रेट कर दो, एक्स डी एक्स 2y dy 3z स्क्वायर dz, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास जेड क्यूब, और इधर आ जाएगा आपके पास एक नेगेटिव साइन, और एक आ जाएगा आपके पास प्लस सी। हाँ सर नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो यार, उसमें किसने मना किया है तुम्हें, कर दो, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी ना कोई मतलब दिक्कत है। सर ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, भाई ऐसे लिख दो, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सी जरूर लगाना है। सी क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल का कांस्टेंट है जो हमें नहीं पता है, जो आपको ये बता रहा है कि भाई साहब आपको एक्चुअली में रेफरेंस नहीं पता है, जो बात सही है। रेफरेंस दिया होता तो फिर आपको पता ही है, इंटीग्रेट में रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट एक्स तक कर देता, वाई तक कर देता, जेड तक कर देता। इस तरीके से आप यहां पर चीजें करेंगे। अब जैसे यहां देखिए,
यहां पर इफ ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दे, सॉरी फोर्स दे दिया जाए, और फिर आपसे पूछा है कि इट इज द फोर्स बिटवीन द, इफ एफ इज इक्वल्स टू इतना बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस, है ना, एफ मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू इतना बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, देन फाइंड यू, पोटेंशियल एनर्जी आपको यहां पे निकालनी है। तो यहां मैं एक चीज दे देता हूं, गिवन क्या है, गिवन कि यू रेफरेंस जो है कहां पे है, रेफरेंस पॉइंट जो है आपका इंफिनिटी पे है, रेफरेंस पॉइंट इज एट इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनना यहां जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैंने कहा कि भाई साहब ये अपना था M1, ने बोला ठीक है सर, और मैंने कहा अपना जो M2 था वो कहां रखा हुआ है, अभी कहां से लेके आना है उसको लेके आना है अपने को इंफिनिटी से, क्योंकि अगर आपको यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन है, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब पोजीशन चेंज होगी, तो कहां से कहां तक लेके आना है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा कि जब आप M1 के प्रेजेंस में M2 को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएंगे, मान लो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया M1 और M2 के बीच का सेपरेशन है ये R, ये फोर्स लगाते हैं उस वक्त कितना, G M1 M2 बाय R स्क्वायर, और आपको पता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मासेस के बीच में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका चैप्टर भी आप पढ़ोगे। तो आपको यहां कहा जा रहा है कि वहां से कहां से लाना है, जहां रेफरेंस है M2 को लेके आना है यहां से यहां तक। जैसे देखो क्या हो रहा है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी की बात करते थे तो उस मास को आपको मूव कराना पड़ता था, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकलती थी। अब अर्थ को तो तुम मूव करा नहीं सकते, है ना, तो मास को ही कराएंगे। तो यहां क्या है, यहां एक को फिक्स रखो और दूसरे को मूव कराओ। तो कहां से मूव कराना है, रेफरेंस से स्टार्ट करना है और कहां तक लाना है, जहां की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। ये तरीका रहता है, कहां से, रेफरेंस से उठा के लाना है कहां तक, जहां की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। ठीक है सर, ले आते हैं। तो आपको समझ में यह आना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आप लिखोगे माइनस ऑफ वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो है अपना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क जब आप लिखेंगे तो वर्क तो ऐसे ही लिखोगे, एफ डॉट डी एस की जगह में इस बार डी आर लिख दूंगा। अब यहां जो इंटीग्रेशन है इसमें बहुत खास बात है, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सुनो, देखो वही है वर्क की कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं यहां कह रहा हूं कि जब मैं M2 को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूं तो उस दौरान हो क्या रहा है, उस दौरान भाई मैं फोर्स लगा रहा हूंगा किधर, इधर के उधर। ऑब्वियस सी बात है, ये जब इधर इसको लेके आ रहा है तो अपने आप ही खींच के ले आएगा, अट्रैक्शन है, ठीक है साहब, तो अपने आप खींच के ले आएगा। तो मैं कह देता हूं वो फोर्स किसका, सिस्टम का, या फोर्स कौन सा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको मैं सिस्टम बोल देता हूं कि आपस में जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी इधर। और ये फोर्स क्या आपका वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, भाई वर्क निकालना है तो ये चेक करना पड़ेगा ना, वेरिएबल के कांस्टेंट। दोनों के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है तो ऑब्वियसली फोर्स वैरी करेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में है, इसको मैंने कहा डी आर, है ना, आर में जो चेंज आया उसको मैंने कहा डी आर। अब जो बात है समझने वाली वो क्या है, वो ये है कि इधर आप यहां तक कोई तकलीफ नहीं है कि इंफिनिटी से आर तक आपको इंटीग्रेट करना है। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो किस में कंफ्यूज होते हैं, वो सुनो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ध्यान से सुनना पूरी बात, ठीक है ना। एक एक बात इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में, ये अपने आप में डेरिवेशन है आपका। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट कहता है कि भाई साहब ए डॉट भी अगर लिखा है तो ए का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, डी आर का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अब कई बच्चे जो है यहाँ डी आर लिख लेंगे और खुश होकर तालियां बजा लेंगे कि भाई साहब हाँ हमने तो सही लिखा है, डी आर का मैग्नीट्यूड मतलब डी आर। यही हो गई गड़बड़, यही इस डेरिवेशन में ये हो गई एरर। इस बात को समझो, ये छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स है, ये वो छोटे छोटे गैप्स है जो बच्चा फिलअप नहीं करता है और फिर वो एक तरीके से नींव मजबूत नहीं हो पाती। बात समझो आप इधर,
इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तुम कहोगे सर पॉजिटिव ही तो है, कहां नेगेटिव दिख रहा है सर, कहीं इस पे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, तुम कहोगे चेंज इन आर, आर में जो चेंज आ रहा है, आर में जो चेंज आ रहा है ये है ना ये। हाँ सर, मतलब डी आर का मतलब क्या तुम ये कह रहे हो कि ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है। हाँ सर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है। तो आप कहना क्या चाहते हो भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉइंट यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आर फाइनल बड़ा है कि आर इनिशियल बड़ा है, तो आप साफ साफ कहेंगे कि ऑब्वियसली आर इनिशियल इज मोर एंड आर फाइनल इज लेस। आर की वैल्यू तो कम हो रही है, और कोई भी वैल्यू अगर कम होती है तो उसमें चेंज जो है वो नेगेटिव आता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि डी आर जो है कि ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, तो डी आर नेगेटिव है, वहां से यहां लाते वक्त डी आर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। डी आर की वैल्यू नेगेटिव मतलब जितनी भी होगी यार बहुत छोटा होगा लेकिन है नेगेटिव, है ना। अब मुझे बताओ कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है। जैसे मान लो मैंने कहा -5, -5 को पॉजिटिव करने का क्या तरीका है। तुम बोलोगे सर माइनस हटा दो या फिर एक और माइनस लगा दो। एक और माइनस लगा दो से क्या मतलब है, मैंने कहा यार -5 था तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव बनाना है तो एक माइनस साइन लगा देंगे, तो डी आर का मैग्नीट्यूड -डी आर आएगा। फिर से मैं बता दूं, ऐसा सोच रहे हो कि -डी आर एक नेगेटिव वैल्यू है तो बहुत गलत सोच रहे हो। -डी आर पॉजिटिव वैल्यू है, डी आर एक नेगेटिव वैल्यू है। ऐसा समझो तुम, मान लो मैंने कहा x है -2 और -x कितना होगा भाई साहब, तुम बोलोगे +2। -x नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, तुम बोलोगे सर नहीं x नेगेटिव है -x पॉजिटिव है। आई बात समझ में। ऐसा ही कुछ यहां पे साथ डी आर के साथ खेल हो रहा है। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि यार एफ और डी आर में एंगल क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल कितना है अपने पास, वो है cos 0। क्लियर है ये बात। बस अब कुछ नहीं करना, अब तो इंटीग्रेट है, फालतू का है, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। माइनस बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस, फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू डाल देते हैं तो आ जाएगी Gm1m2 बाय r²। यहाँ आ जाएगा आपके पास डी आर, और ये इन्फिनिटी से लेकर r तक आपको चलना है। तो यहाँ Gm1m2 जो है वो आपका आ रहा है कैसा, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर, और 1/r² इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/r। प्लीज ये मत पूछना कि ये इंटीग्रेशन कैसे आया, बहुत ही आसान है। r की पावर -2 तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो r की पावर -2 + 1 अपॉन, चलो मैं कर ही देता हूं भाई। इंटीग्रेशन में अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा r की पावर -2 dr। ठीक है, तो यहां क्योंकि यार क्या होता क्या है ना, बच्चे फिर सोचते हैं कि अरे यार बताया नहीं, है ना। तो क्योंकि बहुत ही बेसिक था इसलिए मैं नहीं बता रहा था। तो आर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस, ये n को कैसा है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा n+1 अपॉन n+1, और इन्फिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आ जाएगा Gm1m2, और ये माइनस जो है वो निकल जाएगा बाहर माइनस, और इधर से आ जाएगा 1/r। ऐसा मत बोलना सर ये कैसे हो गया, अबे r की पावर कितना हुई, वही -1, और r की पावर -1 हुई तो आ जाएगा 1/r। और तुम बोलोगे सर नीचे वाला -1, अरे उसको ले लिया ना बाहर, ये रहा बाहर, नन्ना मुन्ना सा इधर शान से बैठा है। ठीक है, तो एक बार फाइनल वैल्यू रखेंगे, एक बार इनिशियल वैल्यू रखेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा Gm1m2 1/r - 1/∞, और 1/∞ 0 होता है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का Gm1m2/r। तो ये आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो कि है नेगेटिव। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता ही दूं कि जब भी अगर आपने रेफरेंस इंफिनिटी पे लिया है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो समझ जाना कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ रही है रेफरेंस इंफिनिटी पे लेते वक्त, तो फोर्स आपका जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली कि भाई साहब ठीक है, जिस तरीके से आपको क्या दिया गया है कि
एफ दिया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी वो हमने देख लिया है ना। एकदम बेसिक फार्मूला बेस्ड चीजें थी, कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बस। अब बात ये आती है कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और उससे रिलेटेड कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाए तो क्या किया जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, उससे रिलेटेड कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली यार, जब आप जानते हो कि जैसे मान लो x को मान लो डिफरेंशिएट करने पर आपको y मिलता है, y से अगर x निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वही मैं उल्टा बोल दूं कि y को इंटीग्रेट करने पर x मिलता है तो x को डिफरेंशिएट करने पर y मिलेगा, सिंपल सी बात। तो हमने कहा कि फोर्स को इंटीग्रेट करने पर u मिलता है तो u को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। और ये बात हम यहां से समझ में आ जाएगी अपने को। तो मैं इधर पहला केस बता देता हूं, क्या, जैसे अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है r का फंक्शन है तो फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप लिख दें माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। सर माइनस क्यों आ रहा है, चलो बता देते हैं भाई। डी यू जो है क्या माइनस ऑफ डी डब्ल्यू आएगा, हाँ आएगा। और डी डब्ल्यू को क्या मैं एफ डॉट डी आर लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। और फिर यहां से डी यू जो है एफ की वैल्यू माइनस का डी यू बाई डी आर नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। सर लेकिन हम एक कंफ्यूजन है हमें एक, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पूछो यार, कंफ्यूजन तो बनता है बिल्कुल। सर जी आपने बोला तो एफ डॉट डी आर था लेकिन लिख दिया एफ डी आर है, बच के निकल रहे थे पतली गली से, पकड़ लिया सर हमने। बोला एफ डॉट डी आर था, लिख दिया एफ डी आर, चतुर बन रहे थे सर। तो सर ये बताओ एफ डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर तो डिपेंड करेगा ना सर फोर्स कैसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है ना, फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है कि फोर्स के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। मैंने कहा ये बात, तो आओ फिर आओ। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम ये खुद सोचो, तो अगर एक बार खुद से सोचना चाहते तो पॉज करके जरा सोचना। या पहले कईयों को तो यही पता नहीं चल रहा होगा कि मैं पूछ क्या रहा हूं, तो एक बार मैं बता देता हूं मैं पूछ क्या रहा हूं। यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया तो तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई, तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना। कुछ बच्चे जो होंगे है ना, जो थोड़ा सा दिमाग चला रहे होंगे, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा या अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वो कहने लग जाएंगे कि सर आपने यहाँ पर है ना घपला कर दिया जो और टीचर्स करने लग जाते हैं, मतलब वैसा ही आपने भी निकल लिया, पतली गली से निकल गए सर आप। कैसे, बोले सर देखो आपने बोला एफ डॉट डी आर, लिख दिया यहाँ पे एफ डी आर, अच्छा है ना। अब सर एफ डी आर को खोलो तो सही, एफ डी आर जो है इसको खोलो तो सही, कॉस थीटा तो लाओ। अच्छा तो ये भाई पोटेंशियल एनर्जी एफ आर के इक्वल होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर, तो ये ऐसे ही फोर्सेस की बात हो रही है जैसे कि दो मास के बीच में लगने वाला, तो वो जो फोर्स होगा वो आर के अलोंग ही होगा, समझो बात को, फोर्स जो होगा वो आर के अलोंग ही होगा, समझ रहे हो, फोर्स जो होगा वो आर के अलोंग, तो जो एंगल होगा वो कुछ और नहीं आएगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अच्छा ठीक है, तो 0 और 180 भी होगा तब भी तो सर लफड़ा पड़ गया ना। मैंने कहा कैसे पड़ गया भाई लफड़ा, तब सर क्यों नहीं है यार, देखो 0 180 अगर है तब भी एक बार 0 cos 0 डालूंगा तो cos 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, cos 180 डालूंगा तो -1 आ जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर क्यों नहीं है, मैंने कहा तुम सुनो तो सही। हाँ ठीक है सर सुनाओ तो सही। मैंने कहा यार देखो मान लो, चलो M1 M2 के लिए तो मैंने वहां बता दिया था, इस बार Q1 Q2 की बात कर लेते हैं, रिपेल करने वाले फोर्सेस की बात कर लेते हैं। सर पतली गली से तो नहीं निकल रहे ना, मैंने कहा तुम्हें यार क्या पतली गली, तुम एक बार M1 M2 वाले केस में जैसा यहां समझा रहा हूं वैसा लगा के देखना, तुम खुद निकाल पाओगे। कई बच्चों को हो सकता है समझ ही नहीं आ रहा हूं मैं बात क्या कर रहा हूं, ठीक है, खैर अभी समझ में आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये दोनों अपने पास चार्ज थे, अब इस चार्ज को या तो मैं इस डायरेक्शन में लेके जा सकता हूं या फिर मैं इस डायरेक्शन में लेके जा सकता हूं, क्लियर। पहले वाले डायरेक्शन की हम बात कर लेते, इधर जब मैं लेके जा रहा था फोर्स भी कैसा लग रहा था, फोर्स भी इधर लग रहा था, रिपेल कर रहे हैं, डी आर भी इधर है, आर बढ़ेगा तो डी आर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा डी यू इज इक्वल्स टू माइनस का एफ डॉट डी आर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एफ का मैग्नीट्यूड एफ आएगा, डी आर का मैग्नीट्यूड भी डी आर आएगा, और एंगल जो है वो cos 0 आएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो इसी रिजल्ट पर, इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे, एफ की वैल्यू यही आएगी। बोलोगे सर वापस पतली गली पकड़ रहे हो, डी आर इधर क्यों लिया है, इधर वाला डी आर लेके चलो, इसको पास लेके आओ। मैंने कहा लो ले आते, मैंने कहा लो ले आते हैं इसको पास,
पास मतलब इस बार मैं इस चार्ज को पास लेके आ जाता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। dr मैंने ऐसा रख दिया और फोर्स मेरा अभी भी रिपल्शन ही है, फोर्स तो रिपेल ही करेगा। सर तो ये पास कैसे आ रहा है? अरे यार मैं लेके आ रहा हूँ पास, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी ना कि भाई ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है तो ये ऊपर जा ही नहीं सकता, तुम तो उठा के ले जा सकते हो ना इसे ऊपर, उस दौरान ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी। आई बात समझ में? तो इस चार्ज को मैं खींच के ला रहा हूं तो ये फोर्स जो वर्क करेगा उसकी बात करनी है हमें। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मैं बोल दूंगा ठीक है एफ, डी आर का मैग्नीट्यूड मेरे भाई इस बार आ जाएगा माइनस डी आर, और cos 180। एंगल देखो भाई साहब, पहले जीरो था अब जीरो नहीं है। क्या आपको इधर से दिख रहा है? अभी भी ये एफ डी आर ही आया है ना। कुछ भी कर लो है ना, कुछ भी कर लो आपको एफ डी आर ही मिलेगा। अब चाहे ग्रेविटेशन में खुद चेक कर लेना। आई बात समझ में? ये मैं मिटा रहा हूं, क्यों मिटा रहा हूं? क्योंकि आप खुद से ठीक। हाँ जी, तो अभी बात हो रही है, ये अपने पास फोर्स आ जाएगा तो बस कुछ खास नहीं करना, बस डिफरेंशिएट कर देना है, बस और कुछ नहीं, डिफरेंशिएट, खत्म, डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। और दूसरा केस अपने को ये कहता है कि भाई साहब अगर पोटेंशियल एनर्जी आपका फंक्शन आ रही है एक्स वाई और जेड का, पोटेंशियल एनर्जी आपका फंक्शन आ रहा है किसका? एक्स वाई और जेड का। आपको यहां पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट यदि निकालना है तो आएगा माइनस का डेल यू बाय डेल एक्स। फोर्स का वाई कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो वो आएगा माइनस का डेल यू बाय डेल वाई, और फोर्स का यदि आपको जेड कंपोनेंट निकालना है तो वो आएगा माइनस का डेल यू बाय डेल जेड। और फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख दें, ये हो गया एक्स कंपोनेंट आई कैप, ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट जे कैप, और ये हो गया जेड कंपोनेंट। सर वो बात तो ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन इतनी स्टाइल क्यों मार रहे हो? डी को ऐसा क्यों बना दिया? ये उल्टा छक्का कैसा मार दिया आपने, 6 को उल्टा करके? तो भाई ये स्टाइलिश डी नहीं है, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। कैसा डेरिवेटिव है ये? यह है पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। सर ये क्या बोल रहे हो आप, ऑपरेटर? अरे कुछ नहीं यार, देखो ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता है एडिशन का, तो ये प्लस ऑपरेटर है। दो चीजों के बीच में लगता है बाइनरी ऑपरेटर है ना, बाइनरी ऑपरेटर। सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेटर डिवीजन, दो चीजें डिवाइड हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐड हो सकती है, सबट्रैक्ट हो सकती है। हालांकि प्लस और माइनस को साइन रिप्रेजेंट करने के लिए भी एज ए यूनरी ऑपरेटर भी और यूज किया जाता है, यूज कर सकते हैं। तो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनका काम है क्या करना? अपने अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का काम क्या होगा? ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेगा, लेकिन कौन सा वाला? पार्शियल। पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल का मेरे दोस्तों मतलब ये है कि जब आप लिखते हो ये, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स while treating other variables as constants, other variables को कांस्टेंट लेके सिर्फ x को वेरिएबल मान के आपको डिफरेंशिएट करना है, यहां सिर्फ y को वेरिएबल मान के आपको डिफरेंशिएट करना है, यहां सिर्फ z को वेरिएबल मान के आपको डिफरेंशिएट करना है। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? अच्छा, पीछे कोई वजह है क्या सर? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मतलब सर ये पार्शियली क्यों आया, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? यार देखो एक्सप्लेनेशन तो काफी चीजों का अपने पास मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कह रहा हर चीज का मिल जाएगा, लेकिन काफी चीजों का मिल जाएगा जो मतलब नॉर्मली नहीं बताते हैं या पता नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूं, नहीं समझ में आए तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, समझ में आ जाए तो समझना कि हाँ यार एक और अच्छी चीज समझ में आई, हमको पता लगा, ठीक है। तो देखते हैं तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। बात यह है कि मान लो तुम किसी पाथ से जा रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, और पाथ मैंने कैसा भी आड़ा टेढ़ा पाथ ले लिया, तो फिर मैं क्या कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, अब जरूरी तो है नहीं कि यार तुम्हारा फोर्स जो है वो पाथ के अलोंग ही होगा, हर कोई जानता है फोर्स जो है वो तो कोई एंगल बना रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा। तो आप जब यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि बताना यार अभी यहां डी यू आप कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर डी यू, मैंने कहा हाँ यार ऑब्वियसली डी यू, तो आप कहोगे सर डी यू ऐसा लिखेंगे हम कि एफ डॉट डी एस, चलो पक्की बात है ना, ऐसे लिखोगे एफ डॉट डी एस? हाँ सर ऐसे ही लिखेंगे एफ डॉट डी एस। अच्छा तो इसको एक्सपैंड करिए जरा। सर जी अभी तो कॉस थीटा आ गया, मैंने कहा आ तो गया है, बिल्कुल आ गया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसमें कॉस थीटा आ गया है। और यदि अब कॉस थीटा आ गया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये डी एस कॉस थीटा क्या होगा? तो या मैं ऐसा या फिर मैं ऐसा बोलूं, डी एस कॉस थीटा हटाओ, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बताता हूं मैं। मैंने कहा यार क्या आप मुझे बता सकते हैं एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे अरे यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, एफ कॉस थीटा की वैल्यू होगी डी यू बाई डी एस विद नेगेटिव साइन। अच्छा एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है डी यू बाई डी एस विद नेगेटिव साइन, पक्की बात? ऑब्वियसली सर पक्की बात, इसमें कहां कोई दिक्कत है? मतलब आपको यहां से यह समझ में आ रहा है कि आपने अगर पोटेंशियल एनर्जी को इस डायरेक्शन के अलोंग या इस कोऑर्डिनेट के अलोंग डिफरेंशिएट कर दिया, इस एस के अलोंग डिफरेंशिएट कर दिया है, तो आपको फोर्स भी उसी डायरेक्शन का मिल रहा है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि आपने जब यू को एस के अलोंग डिफरेंशिएट किया, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट के अलोंग डिफरेंशिएट किया, एस के रेस्पेक्ट में, सॉरी एस के अलोंग नहीं, एस के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया, तो आपको जो फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है एफ कॉस थीटा, विच इज अगेन नथिंग बट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? जो इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग थी। अच्छा है ना, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि भाई साहब मैं जो हूं यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यू को मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जैसे कि इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे और ऐसे जाके भी लिख सकता था, तो मैं एक्स के अलोंग जाता फिर वाई के अलोंग जाता, डिस्प्लेसमेंट तो यही आता। इस लॉजिक से क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या कि अगर मैं ऐसा जा रहा हूं तो मुझे इस एक्स डायरेक्शन का फोर्स मिलेगा, जब मैं एस के अलोंग गया तो मुझे एस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स मिला, तो एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जब मैं मूव करूंगा तो मुझे एफ एक्स मिलेगा। तो सर फिर ये बताओ यार वो डेल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मेरे भाई जब आप एक्स के अलोंग मूव कर रहे हो तो और कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है, लिखो ना डी यू बाई डी एक्स, बात सही है। लेकिन दिक्कत यह है मेरे भाई कि आपका u जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, उसमें x भी है, y भी है और z भी है। और मान लो आपका जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन था कुछ एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब मैं जानता हूं कि आपको x कोऑर्डिनेट फोर्स का चाहिए, तो आप ऐसे मूव किए होंगे, और जब आप ऐसे मूव किए हैं x डायरेक्शन के अलोंग, तो भाई साहब y और z के चेंज होने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं, y और z के चेंज होने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। आपने पाथ ही ऐसा चूज किया है जहां पे y और z कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरी कर रहा है। और अब अगर इसको भी तुम ऐसा लिखोगे तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे डिफरेंशिएशन पढ़ाता तुम्हें, और डिफरेंशिएशन पढ़ा के मैं तुम्हें यह सवाल देता, तुम तो क्या कहते? तुम कहते अरे सर एक्स वाई जेड जो है तीनों ही वेरिएबल है, तो एक बार मैं एक्स को कांस्टेंट मान के वाई और जेड को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब वो ध्यान है प्रोडक्ट रूल लगाते थे, तो लोग तो ऐसा ही करेंगे ना कि वो प्रोडक्ट रूल लगा के तीनों को वेरिएबल मान के ही सॉल्व करेंगे, दिखाया ऐसा ही गया है। इसलिए ऐसे केसेस के लिए एक और डिफरेंशियल ऑपरेटर बना दिया गया जो क्लियर कर दे। भाई देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला ये लिखता हूं तो मैं ये बोलूंगा, मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि देखो भाई जब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं यहां पे एक लाइन और लिखूंगा कि इन दिस केस सिंस वी आर मूविंग अलोंग एक्स, ध्यान से सुनना, इन दिस केस सिंस वी आर मूविंग अलोंग एक्स दैट्स व्हाई y एंड z आर कांस्टेंट, तो ट्रीट y एंड z एज कांस्टेंट एंड देन डिफरेंशिएट। अब आपको पता है यार मैथ्स में हर चीज का जो है ना शॉर्ट होता है, शॉर्ट। इंग्लिश में जो लंबे लंबे पैरा होते हैं मैथ्स में एक लाइन में निपटा देते हैं उसको,
क्योंकि इतनी बड़ी लाइन को और इस पूरी चीज को मैथ्स वालों ने क्या किया, बोला कि देखो भाई हमें एकदम सुपर इंटेलिजेंट आदमी, हमें ना इतना इतना हमारे पास टाइम नहीं है फालतू का ये लिखने का थ्योरी, हम बोर्ड नहीं दे रहे, हम आईआईटी वाले हैं भाई, हमारे पास ये थ्योरी लिखने का टाइम नहीं है। ये लो पकड़ो एक नया डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको हमने डिफाइन ये किया है, पकड़ो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर नया, इसको हमने डिफाइन ऐसे किया, इसका मतलब ही ये है कि सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी को कांस्टेंट मानना है। इसलिए ऐसा बोल सकते हो आप कि इसकी उत्पत्ति हुई, ये जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर बनाया गया। और उम्मीद है आपको अभी पूरी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि जब आप इसको y के अलोंग डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप y के अलोंग मूव कर रहे हो, z के अलोंग डिफरेंशिएट कर रहे हो तो z के अलोंग मूव कर रहे हो। तो y के अलोंग मूव करते वक्त, y के अलोंग मूव करते वक्त आप x और z को कांस्टेंट मानेंगे, z के अलोंग मूव करते वक्त x और y को कांस्टेंट मानेंगे। अब तुम बोलोगे सर लेकिन एक चीज बताओ, इधर से इधर जा रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पाथ से जाते वक्त एक्स वाई भी चेंज हो, बिल्कुल हो सकता है यार, लेकिन मैं कहा तुम इस पाथ से जा ही क्यों रहे हो, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती चीज, तुम ऐसे जाओ ऐसे जाओ, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुम सिर्फ एक्स वाई और जेड में चल चल के उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो, 3D भी हो वो चीज, तो बस उसके हिसाब से ये चीज डिफाइंड है और ये फॉर्मूला आ गया। एक तो तरीका ये होता कि भाई मैं बस फॉर्मूला बता देता तुमको, एक ये होता कि मैंने भाई पूरी बात समझा के बता दी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, तो ये चीज है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको मैंने बताया था अगर याद हो, ये ग्रेड ऑपरेटर होता है, ग्रेड ऑपरेटर, तो मैं क्या करूंगा माइनस का डेल बाय डेल एक्स आई डेल बाय डेल वाई जे कैप, ये भी एक ऑपरेटर है, ठीक है, वेक्टर ऑपरेटर है ये। अरे क्या क्या बोल रहे हो आप यार, मैथमेटिकल टर्म्स है भाई, देखो वेक्टर है क्या ये क्या ये डिफरेंशियल ऑपरेटर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कैसे साइन के साथ दिख रहा है सर, आई कैप जे कैप के साथ दिख रहा है, तो वेक्टर ऑपरेटर बोल दिया बस इसको, और कुछ नहीं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेड ऑपरेटर, ऐसा लिखते हैं इसको, ऐसा उल्टा ट्राइंगल। तो आप कहीं अगर किन्हीं अच्छी बुक्स में ये सिंबल देख लें, घबराना मत मेरे भाई, है ना, मतलब क्या है ना, मैथमेटिक्स वालों ने बोला देखो यार इतना लंबा लिखना भी हमें पसंद नहीं है भाई साहब, है ना, हमको आलस आता है भाई साहब इतने लंबे लंबे लिखने में, ये लो हमारा छोटा सा प्यारा सा एकदम एकदम चुम्मा देने वाला सिंबल है ना, देखो क्या शानदार, बस एक लाइन में खत्म खत्म, तो ये आ गया आपके पास फोर्स, ये आ जाएगा बस। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो आप इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है, ग्रेड ऑपरेटर इसको बोलते हैं। आगे अभी हम बात करें तो चले इसको देखें अभी, अब यार इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्यू आर का फंक्शन है तो क्या करोगे, मेरे हिसाब से खटाक से निकालो इसको, पॉज करके वीडियो, कितना बोलोगे तुम कहोगे सर ये एकदम है ना लल्लू का भाई पंजू सवाल है ये, ठीक है, तो ये u हो गया अपने पास k q1 q2 बाय r r r r सारी 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 r एंड जो है k, अच्छा कौन सा है, कूलम्स लॉ पढ़ा होगा ना भाई साहब, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये कूलम्स लॉ है तो k q1 q2 को निकालो बाहर एकदम इज्जत के साथ, तो फिर बाहर ही निकाल रहे हो तो फिर इसमें इज्जत क्या और अपमान क्या, बाहर निकालना अपने आप में बेइज्जती, तो भाई आदर सत्कार के साथ इसको बाहर निकालें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 1/r का डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये आपका जो है फोर्स आ जाएगा, बात यहां पे खत्म हो जाएगी, बस अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल देख लेते हैं कि जैसे अब मान लो आपको दिया गया पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है कितनी, 2xy प्लस yz का स्क्वायर, ओ भाई साहब 2xy और yz का स्क्वायर, हाँ तो कुछ भी ले लिया मैंने, रैंडम कुछ भी ले लिया, तुमको जो मर्जी है वैसी पोटेंशियल एनर्जी ले लो तुम एक्स वाई जेड में, है ना, और अब करना क्या है, बस उसको डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, तो डिफरेंशिएट जैसे ही कर दोगे तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो वो तुम्हारे पास आएगा माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स के साथ, इसको तुम्हें करना क्या है, इसको तुम्हें एक्स के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई जेड स्क्वायर, तुमको किसको वेरिएबल ट्रीट करना है ओनली एंड ओनली एक्स, पहली टर्म में 2y कांस्टेंट माना जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, दूसरी टर्म में दोनों ही कांस्टेंट माने जाएंगे तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, बात खत्म। तो आपके पास जो इधर से fx आएगा, fx कितना आ जाएगा माइनस का 2y आई कैप, ठीक है, और ऐसे ही जब आप निकालेंगे क्या fy, तो fy क्या कहेंगे आप, वो आ जाएगा माइनस का डेल u बाय डेल y, तो माइनस का डेल u बाय डेल y, तो u कितना है, u है 2xy प्लस yz स्क्वायर,
तो एफ जेड जो आपका सॉरी एफ वाई जो आ जाएगा, तो यहां से आपको दिख रहा है कि 2x को कांस्टेंट ट्रीट किया जाए, y का 1, जेड स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट किया जाए, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया एफ वाई। और इसी प्रकार आप एफ जेड भी लिख सकते हैं एक ही झटके में। एफ जेड निकालते वक्त माइनस साइन कभी लगाना भूलना नहीं है ना, माइनस साइन हमेशा लगाए तीनों में। 2xy दोनों ही कांस्टेंट, यार 2xy था ना तो 2xy दोनों ही कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट, तो पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर जेड स्क्वायर, ओहो ओहो, y को क्या ट्रीट करेंगे हम, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा 2z। बस इतना k कैप, इतना j कैप और इतना i कैप, तीनों को ऐड करके लिख दो विथ माइनस साइन, दिस इज योर फोर्स। तुमसे पूछे किसी और पॉइंट पे बताओ फोर्स कितना होगा, कुछ नहीं, बस वो और पॉइंट पे फोर्स निकालना है, काम खत्म हो जाएगा। बात ऐसे आप कर लेंगे, बड़े आसानी से आप जो है चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम एनएलएम में भी हमने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम जो है वो हमने एनएलएम में पढ़ा था, वही बात अब हम यहां पे करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता ही है कि भाई साहब क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स का 0 होना, इट मींस एक्सेलरेशन का 0 होना, इट मींस वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। From Newton's second law, you can say mass is equals to force is equals to mass into acceleration. तो if F is 0, mass is non-zero, तो एक acceleration क्या आ जाएगा 0। V कैसा आ जा रहा है अपने पास, V आ जा रहा है अपने पास कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसके दो केस बनते हैं, बॉडी या तो रेस्ट में है या बॉडी जो है वो मूव कर रही है। मूव करती हुई बॉडी रहेगी और रेस्ट में अगर बॉडी रहेगी तो रेस्ट वाला जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जब वो मूव कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं कह रहा हूं अगर एक कार खड़ी है रोड पे तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वेलोसिटी 0 है, 0 ही रहती है। एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जा रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो कहां कैसा आ जाएगा वो आपका एक तरीके से आप कह सकते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन मतलब एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी नॉन 0, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी नॉन 0। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी भी 0। आई बात समझ में। अब सुनो, अब कहानी ये कहती है, जैसे एक और एग्जांपल अगर ले लें, चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक, और ये अभी इक्विलिब्रियम पे है ना, और रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे मस्त हैंग कर रहा है इधर, ठीक है तो यहां इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि भाई साहब ये लटका हुआ है और ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। लेकिन वहीं अगर कितना नेचुरल लेंथ से कुछ नीचे है ना, ये बात समझना भाई, कितना नीचे है वो आपको पता है, mg/k नीचे है। सब कहानी हमने देख रखी है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रेस्ट पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं और मान लो ये क्या कर रहा है, ये जो है ऐसा मूव कर रहा है तो यहां अभी, लेकिन ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट तो करता रहेगा, एनर्जी कंजर्व है, ऑसिलेट करता रहेगा, तो यहां आप जानते हो कि क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये होगा डायनेमिक। वो पोजीशन, ऐसा नहीं पूरे मोशन को आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह रहे हो, दिस पोजीशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे हो, सेम पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है, डिपेंड कर रहा है कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है, बस इतनी सी बात है चलिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है अपनी इस चैप्टर की जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कि इक्विलिब्रियम जो है भाई, वो अपने पास तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम को अगर समझना है तो हम कंचा रूल से समझते हैं ना। कंचा रूल क्या है, कंचा रूल मतलब ऐसे ही कुछ किया मैंने, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो मान लो यार, अगर आपके पास इधर ये ऐसा एक कटोरा ले आते हो आप, ठीक है, और इस कटोरे में आपने क्या रख दिया, कंचे नहीं खेलते थे बचपन में ना, पता नहीं तुम लोगों ने खेले हो, मतलब एक बॉल रख दी यार, कुल मिला के बस ये बोल।
अब अगर मैं बोलूं इस कटोरे के बिल्कुल बॉटम पे बॉल पड़ी है, इस कुएं में एक बॉल पड़ी है, तो क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम पे है ना? वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लगेगी, नॉर्मली ऊपर लगेगा, तुम बोलोगे हाँ सर इक्विलिब्रियम में है। अब मैं कहूं कि यार ये इक्विलिब्रियम है किस तरीके का, तुम बोलोगे सर किस तरीके से, क्या मतलब है? मैंने कहा देखो इसमें खास बात है, इस इक्विलिब्रियम में खास बात ये है, अगर इस बॉल को या तो इस साइड डिस्प्लेस कर दो या इस साइड डिस्प्लेस कर दो, दोनों ही साइड डिस्प्लेस करने पर ये हमेशा इसी पोजीशन की तरफ आना चाहती है। हाँ बिल्कुल आना चाहती है। ऐसी टेंडेंसी जहां भी होगी ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करोगे मतलब उससे इधर ले जाओगे और फिर उधर ले जाओगे, टू एंड फ्रो, एक बार इस साइड एक बार इस साइड, अगर दोनों तरफ ले जाने पर फोर्स जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां छोड़ोगे वो यहां आना चाहता है, यहां छोड़ोगे यहां आना चाहता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा तो वहां ऑसिलेशन होंगे ही होंगे, कि वो इधर जाएगा तो वो इधर लाना चाहेगा, इधर जाएगा तो इधर आना चाहेगा। जैसे मैंने कहा बताओ यार ये पेंडुलम जो है इसको ऐसा लटका दिया, क्या ये इक्विलिब्रियम में? तुम बोलोगे हाँ। मैंने कहा बताओ क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? तुम बोलोगे इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर आना चाह रहा है, इधर लेके जाओगे इधर आना चाह, हाँ सर स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा यार देखो ये स्प्रिंग है, तुमने बोला ओके। मैंने कहा स्प्रिंग देखो अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो बोला अच्छा हाँ ठीक है नेचुरल लेंथ। मैंने कहा अभी इक्विलिब्रियम में? तुम बोलोगे हाँ सर कोई फोर्स लग नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम में। मैंने कहा यार देखो इक्विलिब्रियम में है तो अगर मैं ऐसा डिस्प्लेस करता हूँ, ऐसा, या तो इधर लेके जाता हूँ तो उसमें धक्का उधर लगता है, और उधर लेके जाता हूँ तो धक्का इधर लगता है, तो क्या इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? हाँ बिल्कुल ऑसिलेट करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर, इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। इसे कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हालांकि इसी पोजीशन को मैं कहूं कि यार मैंने इसको ऐसा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, अब ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तब थोड़ी ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। तो बात यह है कि वही पोजीशन किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, वाई में ना हो, है ना, वाई में हो एक्स में ना हो, या ऐसा भी हो सकता है एक्स में भी हो वाई में भी हो, तो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का ओवरऑल तुम्हें बात समझ में आई होगी। अब मैंने कहा कि यार ठीक है अपने पास ये तो कहानी थी इसकी, तो मैंने कहा कि यार इस कटोरे को उल्टा रख दिया मैंने, कटोरा जो है वो ऐसा उल्टा पटक दिया हमने भाई साहब। कटोरे को एकदम उल्टा रखने के बाद हमने क्या देखा, यार अभी यहां पे जो है ये ऑब्जेक्ट रख देते, अब बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में? बोलो क्यों नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, तो तुम बोलोगे अच्छा डिस्प्लेस कर दे, तो लो डिस्प्लेस कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस कर दे तो इधर नीचे आ जाएगा। तो क्या ये वापस जाना चाह रहा है अपनी पोजीशन पे? नहीं। क्या यहाँ पे ऑसिलेशन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं क्या? अनस्टेबल, कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भागना चाहता है डिस्टर्बेंस होते ही। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो, स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम शो कर रही हो, और वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रही हो सकता है ऐसा। हाँ हालांकि ये तो ग्रेविटी वाले केस है, वो केसेस आपके अलग अलग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आपसे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं, किसी भी मोड पे, है ना, कहीं भी आपको ये एकदम से आके आपके सामने खड़े हो सकते हैं कि देखो पहचाना मुझे, मैं हूं स्टेबल, मैं हूं अनस्टेबल, है ना। तो 12th का कोई टॉपिक हो सकता है, वो 11th के आगे आने वाले चैप्टर्स भी हो सकते हैं। बस अब इनसे दोस्ती कर लो कि कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। अब ये आपको पूरी जर्नी में कहीं भी एकदम से आके आपके सामने दिख सकते हैं और बोलेंगे कि बताओ पहचानो मुझे, बताओ कौन हूं मैं, स्टेबल के अनस्टेबल। तो याद रख लो, ठीक है। अब ये अलग अलग केस है, यहां अभी मैं इसकी बात ये कर रहा हूं क्योंकि आप फेमिलियर हो ग्रेविटी को लेकर के, इसलिए ग्रेविटी की हमने बात कर ली। ठीक है, जैसे पेंडुलम में कुछ ऐसा कह सकते हो कि एक रॉड ले ली मैंने, रॉड रस्सी नहीं रॉड, और पेंडुलम को ऐसा टिका दिया इधर, ऐसा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस एकदम बिल्कुल ऐसा बैलेंस कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट किया तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो यही रॉड वाला जो पेंडुलम है ये वाली पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और ऐसे ही फिर हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल क्या कहता है भाई? न्यूट्रल अपने को ये कहता है कि ये तो हो गया अपना कैसा, स्टेबल
ये हो गया आपके पास अनस्टेबल। न्यूट्रल कहता है कि यार देखो, तुम मेरे को अगर क्या कर देते हो, तुम मेरे को अगर डिस्प्लेस भी कर देते हो, तो डिस्प्लेस होने के बाद भी मैं अपने फोर्स को जीरो ही रखता हूं। अगर ऐसा कहीं मुझे दिख जाता है, ऐसा कहीं आपको अगर दिखता है, जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने क्या किया, इस ब्लॉक को आपने थोड़ा सा उधर सरका दिया, आपने कहा कि लो भाई तेरे को इधर सरका दिया या फिर इधर सरका दिया। अब चाहे तुम इसको चाहे इधर सरकाओ कि इधर सरकाओ, दोनों ही सरकने पर आपको साफ साफ पता है कि यहां भी वो जीरो है, यहां भी वो जीरो है, यहां भी वो जीरो है। तो अगर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स जीरो बना रहता है, अच्छा ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम डिस्प्लेस करो ऐसा मतलब 1-1 किलोमीटर दूर। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसी शेप है, तुम कहो देखो सर ये इधर है, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां रख दिया मैंने, यहां देखो सर ये इस तरफ आना चाह रहा है वापस। यार अब समझो, वो इस तरफ नहीं आना, वो तो बहुत दूर ले गए थे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो तो दूर जा रहा है, अनस्टेबल। तो ये हो गया अपना न्यूट्रल। तो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल की ये कहानी है। इसको ग्राफ से समझेंगे अभी, ग्राफ से भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा इधर हम चर्चा कर लेते हैं और टाइम देख लेते हैं भाई। एक तो यार टाइम की बड़ी लेक्चर थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे जिससे खींच ना, नहीं तो क्या है और क्लासेस भी लेनी होती है। फिर चलिए, तो हम कह रहे हैं अभी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको क्या बता रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको कह रहा है if a particle is displaced slightly from equilibrium position। स्टेबल आपको कह रहा है कि भाई साहब अगर मेरे को डिस्प्लेस करोगे, पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन बोथ साइड्स, इधर उधर, देन ऑन रिलीजिंग इट एक्सपीरियंस द फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपने उसको डिस्प्लेस किया और छोड़ा तो फोर्स वापस इधर लगेगा, डिस्प्लेस किया और छोड़ा फोर्स वापस इधर लगेगा। टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जो है फोर्स होना चाहिए। अनस्टेबल के लिए क्या है? अनस्टेबल कह रहा है कि भैया इक्विलिब्रियम से दूर फोर्स होना चाहिए। मतलब यहां वो था, आपने इसको इधर रिलीज किया, छोड़ोगे फोर्स दूर लगेगा, उसको और दूर ले जाएगा। यहां था, आपने उसको खिसकाया, यहां ले गए, छोड़ा, भाग लेगा। तो अगर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम फोर्स लगता है रिलीज करने पर, तो आपका कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल होगा जब यार आपने डिस्प्लेस किया उसके बावजूद भी फोर्स जीरो ही रहता है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अब हमको चाहिए एक खाली पेज, खाली पेज में हम बातें करें। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टाइम कितना। तो चलिए आज इसको सवाल दे गई, बाकी तुम्हें पावर हम कर लेंगे। ओके जी, तो आज कल ऐसा कर लेंगे, फिर कल पावर करेंगे और मिसलीनियस क्वेश्चंस कर लेंगे किसके वर्क पावर एनर्जी के टाइम। मतलब आज डे हो गया अपना क्या, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, चलो जो भी है जैसा भी है, तो अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब जो मैं कहने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि भैया हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे पास अगर, ओ भाई, अगर हमारे पास फोर्स हमें लिखना है, मान लो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये एक्स के लिए ही बात कर रहा हूं मैं, वाई में होगा तो वाई के लिए भी यही चीज लग जाएगी, जेड में होगा तो जेड के लिए भी यही चीज। तो ऐसा बोल देता हूं कि अज्यूम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक मोशन आप अज्यूम कीजिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, फोर्सेस वोर्सेस जो भी है सब एक्स के अलोंग लग रहे हैं। तो वहां पे अगर फोर्स कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसको डेफिनेटली आप इस तरीके से लिखेंगे। क्यों सर? जो है माइनस का डी यू बाई डी एक्स क्यों, डेल यू बाई डेल एक्स क्यों नहीं लिख रहे? अब मैंने कहा यार अब जब मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है, अब तो बात ही अपने को क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जो है एक्स का, पार्टिकल एक्स एक्सिस को छोड़ ही नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में वाई कहां आएगा भाई? वाई आएगा ही नहीं। वाई और जेड तो तब आते हैं जब वाई और जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे होते हैं। यहां मोशन ही एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में वाई और जेड आएंगे नहीं। ठीक है सर, जो भी आप बोलो वो सही है ना बात? हाँ बात तो है ही। तो आप सुनो फिर बात। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास u और x का कर्व है, u और x का कर्व है,
क्या ये चीज को आप ऐसा नहीं बोल सकते du by dx स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व? बिल्कुल। क्या फोर्स आपका माइनस ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। क्यों नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया है सर जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो गया है। तो मैंने कहा यार देखो, जैसे कि मैं एक कर्व बनाता हूं, मैं एक कर्व बनाता हूं, कर्व है मेरा कुछ इस टाइप का, कुछ भी ले लेते हैं कर्व को, मान लो ऐसा कुछ कर्व है, कैसा भी पोटेंशियल एनर्जी का एक रैंडम कर्व ले लिया मैंने, जो आपको बता रहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है यहां पर। ठीक है, चलो इस कर्व को भी थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज, ऐसे पैरेलल हो गया ऐसे पैरेलल हो गया हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि यहां पर कुछ पॉइंट्स हम बनाते हैं यहां, है ना? पॉइंट्स अपने पास क्या बन रहे हैं, एक तो मैं पॉइंट बना रहा हूं ये ए। अच्छा, बात को ये समझना, पार्टिकल ऐसा मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल नॉट मूविंग लाइक दिस, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है एक्स एक्सिस पे मूव होने के साथ साथ। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो पॉइंट है अपना, इसको आप एक्स ए बोलो या एक्स बी बोलो, ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूं ये बी, ऐसे ही मान लो यहां एक पॉइंट ले लिया सी, एक्स बी, और ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि फोर्स की वैल्यू कहां अट्रैक्शन है, कहां रिपल्शन है, कहां मतलब फोर्स का डायरेक्शन, बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन कहां, अट्रैक्शन कहां, फोर्स का डायरेक्शन कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, और फोर्स कहां जीरो, और कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कर्व को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ। ध्यान से सुनना बस एक बार, फटाक से हम करेंगे, और यही लास्ट चीज है, एक सवाल तुम्हें देता हूँ, तुम ट्राई करते रहो, बाकी होमवर्क मैं दूंगा तो कल मैं इसको करवाऊंगा, चिंता मत करना। पता लगे ऐसे बोल रहा घर पे ट्राई करते रहना, पढ़ा तो सही भाई, तो पढ़ा तो दिया हूं, इसी लॉजिक को आप यूज करते हुए घर पे सवाल कुछ ट्राई करना। तो मैंने आपको ये कहा कि यहां पर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि यार भैया ये बताओ यार इस पॉइंट पे है ना फोर्स कैसा है, डायरेक्शन क्या है फोर्स की। तो यार अगर फोर्स की डायरेक्शन पूछनी है मुझे इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे एक टेंजेंट बनाऊंगा और मैं टेंजेंट का स्लोप चेक करूंगा, और स्लोप अगर मैं चेक करूंगा, साफ साफ मुझे वो एक्यूट एंगल दिख रहा है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो माइनस के साथ, मतलब फोर्स नेगेटिव। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर, समझते हो, सुनना ध्यान से जो अब मैं कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि अगर पार्टिकल यहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, यहां दिख रहा है, तो इस पे जो फोर्स होगा कहां लगेगा, पता है कहां लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कैसे बोल रहे हो भैया, ये कैसे बोल रहे हो अंकल जी, ये भैया का क्या अंकल जी लगते हो, शक्ल देखो सर आपकी, है ना? तो कैसे बोल रहे हो भैया? ऐसे बोल रहे हैं कि अपने पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और उसके आगे नेगेटिव साइन लग गया तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, कौन सी बात है। अच्छा, बस ऐसे ही देखना होता है, बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हो कि जहां जहां स्लोप पॉजिटिव आ रहा है वहां वहां फोर्स नेगेटिव है, बिल्कुल एकदम सही। अच्छा, तो इसका मतलब फिर आप ये भी कहना चाह रहे होंगे जहां जहां फिर स्लोप नेगेटिव है वहां अगर पार्टिकल को पटक दिया जाए, यहां अगर कोई पार्टिकल रखा है, बताओ इस पे फोर्स कैसा लगेगा। अब यार तुम समझदार तो हो ही, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा आएगा, फोर्स ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जस्ट बाय लुकिंग एट द स्लोप। ओके, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस माइनस साइन। ओके, नाउ अब आप कहेंगे कि सर ठीक है फोर्स की डायरेक्शन पता लगी, ये बताओ फोर्स जीरो का है। यार भाई जहां स्लोप जीरो वहां फोर्स जीरो, तो सर इट मींस यू आर सेइंग दैट at point A and B force is zero. Yes, obviously yes. So now you can say that at point A and B your force, not yours, obviously conservative force is zero at XA and XB. Force is zero at these 2 points, that is XA and XB. Why? Because there is a maxima and there is a minima. Maxima means slope is zero, minima again means slope is zero. That's why यहां पर आपका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो।
अब नाउ यू विल से कि सर okay, it means these are the equilibrium positions. Yes they are, yes they are. This is equilibrium position, this is also an equilibrium position. Means you will place the particle here, it will not experience any force, it will continue to remain at rest if it is not moving. Okay, same thing is valid here. यहां पर भी वही चीज वैलिड होगी. अब हम क्या कह रहे हैं, ये हमको कौन कॉल कर रहा है? तो यार ये वोडाफोन कंपनी काफी फोन करते हैं. वो होता है ना यार, ये कुछ DND वाला, डू नॉट डिस्टर्ब वाला करना पड़े पर कॉल आता, वो नहीं तो पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ा रहता है यार. कोई ठीक है, फटाफट से हम बात खत्म करें. तो बात में ये कहना चाह रहा था कि भाई साहब अपना जो ये इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कैसे पता लगेगा यार? अब देखो मैं कह रहा हूं वही तरीका है कि तुम यहां पे जो तुम्हारा पार्टिकल पड़ा है ना उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, एक बार इधर एक बार इधर, और तुम चेक कर लो कि तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन कैसी है. फोर्स इधर लगेगा, क्यों? वो मैं समझा चुका हूं. इस पे फोर्स जो है इधर लगेगा, क्यों? वो भी मैं समझा चुका हूं. क्योंकि यहां स्लोप है नेगेटिव तो स्लोप है पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव होगा. यहां स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा. तो साफ दिख रहा है अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट मींस दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जहां आपको ऐसी ऊंचाइयां दिखेंगी यूएक्स कर्व में, ऐसा नहीं हर कहीं जगह पता लगे एफएक्स कर्व दिया हुआ है तुम यहां पे ये बात करने लगे, जहां ये ऊंचाइयां दिखेगी वहां आपका इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल. तो आप सर ये कहना चाहते हैं कि ये स्टेबल होगा? बिल्कुल जी हाँ. क्यों? क्योंकि यहां आपने रखा तो स्लोप आ रहा है आपका कैसा? पॉजिटिव. तो फोर्स आ रहा है आपका नेगेटिव. फोर्स कैसा आ रहा है भाई साहब? फोर्स आ जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में. ऐसे ही यहां जब आप रखोगे तो स्लोप आ रहा है कैसा? नेगेटिव. तो फोर्स आ रहा है पॉजिटिव. तो जहां भी ये वैली बनेगी ऐसा, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल. ओ सॉरी, स्टेबल. स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम. और सी मेरे को लगता नहीं बताने की जरूरत है, दिस इज एक्चुअली न्यूट्रल. सर व्हाई ओनली सी? व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग हियर? मतलब सी के आगे वाले, दे आर आल्सो न्यूट्रल. तो इस तरीके से आप बता सकते हो कहां स्टेबल, कहां अनस्टेबल, कहां न्यूट्रल. ठीक है, इतनी कहानी हम आज यहीं तक आज देखेंगे. बाकी की कहानी जो है हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए आप ये वाला सवाल होमवर्क में करके आना. एकदम इजी है, एकदम इजी. मैं जानता हूं तुम अभी ही बता दोगे. ठीक है, और चलो ये वाला भी सवाल करके आना. ये मैंने बताया नहीं है कैसे करेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करके आना. थोड़ा सा हिंट देता हूं कि यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दे रखा है ना, ये कर्व है. -4 है पोटेंशियल एनर्जी, 64 जूल्स, 10 पे 64, 3 पे 15. ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, यूएक्स का कर्व है. और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अलोंग ऑस्सिलेशंस हो सकते हैं. मतलब पार्टिकल को अगर मान लो आप यहां पे रख रखे हो तो रखा रहेगा, जैसे ही आप यहां रखोगे तो वो इधर आना पसंद करेगा. तो आप समझो अगर मान लो आपने उसको यहां से रिलीज किया, बात समझना, बस लॉजिक दे रहा हूं आपने अगर उसको यहां से रिलीज किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मान लो अभी इतनी आ रही है. आपने जब उसको रिलीज किया यहां से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतनी है. जब यहां से रिलीज करोगे तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक कितनी है? काइनेटिक है 0. रिलीज किया है तो आएगा आएगा आएगा, जहां पोटेंशियल मिनिमम होगी वहां काइनेटिक मैक्सिमम होगी. फिर और आगे जाएगा और कहां तक जाएगा? ये वहां तक जाएगा जब तक कि इसकी पोटेंशियल उतनी की उतनी नहीं हो जाती, वहीं जाके रुकेगा ये. कि आप जानते हो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो एक जगह अगर वो रुका हुआ है तो दूसरी जगह रुकने के लिए पोटेंशियल उतनी ही होनी चाहिए. तो आप इस बात को समझना, अगर आप किसी पार्टिकल को यहां से रिलीज करोगे तो वो कहां तक आगे जाएगा? वो यहां तक जाके रुकेगा. सेम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, वहीं जाके रुकेगा. तो ये कंसेप्ट है. और बाकी अब आप देखें जो भी है, एनर्जी कंजर्वेशन फंजर्वेशन यहाँ पे लगाना है आपको, कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही है जो वर्क करेगा, उसके हिसाब से आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. ये 2 सवाल आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क. बाकी कहानी, ये सवाल और पावर हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. जय हिंद.